नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस की। कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां जिलों में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत रविवार को 3 आतंकवाद विरोधी अभियानों में 13 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि सेना के 3 जवान शहीद हो गए। मारे गए आतंकवादी स्थानीय बताए जाते हैं। सुरक्षा बलों के इस अभियान के चलते हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को करारा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक SP वैद्य ने बताया कि कश्मीर घाटी में हाल ही में आतंकवादी समूहों के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई थी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है और इस अभियान के तहत पिछले साल 200 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि जो नई रणनीति है ये कितनी कारगर दिख रही है कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ, और इसका असर कहां पर क्या है, और क्या ऐसे कदम हैं जिनको और इसके साथ उठाने की जरूरत है जिसके चलते कश्मीर में वापस शांति की बहाली हो और वापस वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। MM अंसारी साहब हमारे साथ हैं, पूर्व वार्ताकार जम्मू कश्मीर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ KM सिंह साहब हैं, पूर्व विशेष निदेशक IB, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बख्शी साहब, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अंसारी साहब आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से हालात कश्मीर में हैं और रविवार के अगर मैं एनकाउंटर्स को देखूं, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई दिख रही है जहां पर 13 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। लेकिन पिछले साल का आंकड़ा कहता है कि 200 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा गया अलग अलग ऑपरेशंस में। ये जो रणनीति है ये आपकी नज़र में कितनी कारगर इस वक्त कश्मीर में नज़र आती है? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी असेसमेंट है, हमारे पास अभी तक तो कोई कश्मीर पॉलिसी है ही नहीं, और यह कोशिश ये की गई कि ये जितनी भी इस तरह की आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के एक्शन से उसको सप्रेस किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक मास बेस है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। 30 सालों में वहाँ की जो हालत जो कश्मीर की हुई है, एक तो ये कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस में बहुत सारा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, यूथ का एलिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये यूथ अपराइजिंग, मेरा अपना मानना है कि ऐसा है, और उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान या और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसको ये मदद करती हैं। तो बावजूद इसके कि पिछले दिनों वहाँ पे दिनेश्वर शर्मा साहब को भी अपॉइंट किया गया कि वो ताकि वहाँ पे देखें कि आखिर ये क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से इस तरह की अपराइजिंग हो रही है। बावजूद इसके कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो तमाम तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस एक मुनासिब एक्शन भी लेती हैं और बेतोड़ उसका जवाब भी देती हैं, इसके बावजूद भी हम ये देखते रहे जो आपने दिखाया है कि आंकड़े जो हैं वो 200 से ज़्यादा जो है आतंकवादी मारे गए। हमेशा से हमें यही बताया गया कि 200 से 300 आतंकी हैं। आखिर जब इतने सारे मारे गए तो फिर ये कहाँ से नए आ गए? तो ये देखा गया, आपने जो अभी बताया कि वो जितने भी 13 जो मारे गए हैं वो सब लोकल्स हैं, और जो कभी कभी नाम आता है कि ये पाकिस्तान के हैं तो वो दरअसल वो POK के होते हैं, जो वो एक कश्मीर का हिस्सा ही रहा है हमारे लिए। तो चूँकि इंटीग्रेटेड कश्मीर हम मानते हैं तो वो पूरा ही कश्मीर है, चाहे वो जो कश्मीर हमारे साथ है और जो POK में है। तो मेरा अपना मानना यह है कि हमारी जो ये रणनीति है, जो हमारी अप्रोच है, और वो अप्रोच जो एक ब्रूटल एक्शन के बजाय अगर हम कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं बातचीत के ज़रिए अगर कोई करना चाहें, सुलझाना चाहें, तो शायद हमें इसका रास्ता ज़रूर निकलता है। और यूथ की जो एलिनेशन जो हुई है पिछले 30 सालों में, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हुए हैं, उसको अगर किसी तरह से हम मिनिमाइज़ करें तो मैं समझता हूँ कि हालात काफ़ी सुधर सकते हैं। और इसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पहले लीडर्स ने ऐसा कदम नहीं उठाया, ख़ास करके वाजपेयी जी का नाम आता है के बावजूद इसके कि कारगिल इवेंट हुआ, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से बात करते रहे और जो वहाँ के सेपरेटिस्ट लीडर हैं उनसे भी बात करते रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि NSA लेवल पे बात होती है, DGMO लेवल पे बात होती है, और कोई इस तरह की सेरेमोनियल फंक्शन होती हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के इनागोरेशन में उसमें आ गए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वहाँ भी चले गए, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे कोई पाकिस्तान से भी बातचीत नहीं हुई, और दूसरी ये कि सेपरेटिस्ट से भी कोई इंगेजमेंट नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बात ये कि जो अलायंस जो
कि जिस हमारा तरीके से PDP बार बार का है। बातचीत हुई उससे न तो आतंकवादी घटनाओं में कोई कमी आई, न ही पाकिस्तान के रवैये में आतंकवादियों को समर्थन को लेकर। ऐसे में सिंह साहब, क्योंकि आप आईबी से जुड़े रहे हैं और आपने कश्मीर में सर्व किया है, जो इस वक्त टैक्टिक्स है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेना हमलावर है, बातचीत के प्रयास कहे जा रहे हैं कि जब शांति होगी यानी आतंकवाद को समर्थन बंद करेगा पाकिस्तान तभी बातचीत होगी। फिलहाल जो स्थिति है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और शांति की तरफ क्या हम बढ़ते नजर आ रहे हैं? पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, आपने जो 2017 में गवर्नमेंट की पॉलिसी हुई ऑपरेशन ऑल आउट, उसके बारे में जो आपका पहला सवाल था अंसारी साहब से, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ठीक है 2017 में जो ऑपरेशन ऑल आउट हुआ तो 213 आतंकवादी मारे गए, 213। इसका नतीजा क्या निकला? 2014 में 17 में जो एक ऑफिशियल फिगर है 124 लोकल मिलिटेंसी में ज्वाइन किए। इस साल 3 महीने में 27 ज्वाइन किए हैं। तो मेरा कहना यह है कि ऑपरेशन ऑल आउट से ठीक है जो एग्जिस्टिंग मिलिटेंस है उसका सफाया किया आपने, बट इसका रिएक्शन भी होता है। तो पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेज या आर्मी, CRPF, लोकल पुलिस, हैट्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग मार्वेलस वर्क। पिछले कुछ सालों में जिस तरह डिस्पाइट ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स जिस तरह उन्होंने काम किया है, खास करके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आर्मी होकर सब कुछ, कि कोई उन पर कोई मतलब लगता नहीं है कि उनके मोराल में कोई कमी है। तो आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेज, लोकल पुलिस, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, बट दे आर डूइंग देयर जॉब एंड हैट्स ऑफ टू देम, फुल मार्क्स टू देम। बट उसका दूसरा रूप यह है कि जो पॉलिटिकल लेवल है, नेशनल लीडरशिप है, उनका भी कुछ रोल बनता है। व्हाट वी कॉल इज स्टिक एंड कैरट पॉलिसी। आप स्टिक चला रहे हैं तो साथ साथ कैरट भी होना चाहिए, तभी जाके कुछ हो सकता है। तो जो अभी एजेंडा ऑफ अलायंस भी अगर देखें बीजेपी PDP का, क्लियरली सेज रिकन्सिलिएशन एंड डायलॉग, ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो रिकन्सिलिएशन एंड डायलॉग के प्रोसेस में क्या हम कुछ कर रहे हैं? वाजपेयी साहब का जहाँ तक सवाल है, ये देखिए, अब आप देखिए अगर 88-89 में जब शुरू हुआ, अर्ली 90s में कितनी बुरी हालत थी, धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। कारगिल के बावजूद भी वाजपेयी साहब का ये कहना था कि हम लोग अपना नेबर बदल नहीं सकते, इसलिए पड़ोसी से अच्छा रिश्ता रखना पड़ेगा। उन्होंने पेशेंस रखा। 2003 अप्रैल में उन्होंने एक हैंड ऑफ फ्रेंडशिप एक्सटेंड किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जफरुल्लाह खान ने उसको एक्सेप्ट किया। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए। नतीजा हुआ कि नवंबर 24, 2003 को सीज फायर हो गया। उस सीज फायर के बाद पिछले कई सालों तक 2008-9 तक हालात वहाँ, मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा हो गया, लेकिन सुधर गया। अब फिर वही हालत हो गया है। मैं लास्टली ये कहूँगा कि हर बार सिक्योरिटी फोर्सेस कहती है कि वी आर द लास्ट फेज़, अब ख़त्म कर देंगे। ये लास्ट फेज़ कभी नहीं आता है। बुरहान बानी को मारा, क्या रिएक्शन हुआ आपने देखा। मैं नहीं कहता हूँ गलत हुआ, ठीक हुआ। अभी भी जो मारा है इसका रिएक्शन क्या होगा। लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मरे कौन हैं? जितने मिलिटेंट्स हैं लोकल हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लोकल हैं, सिविलियन लोकल हैं। हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से, हमारी दुश्मनी कश्मीरियों से नहीं है। पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ क्या? पाकिस्तान को तो फ़ायदा हुआ, उनको इशू मिला, सेपरेटिस्ट इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जरूर। अपने रिएक्शन पर फोकस करना होगा कि उसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। जीडी बख्शी, आपकी राय, जिस तरीके से रविवार को हमने देखा बड़ी घटनाएं और उसके बाद आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन, और जो हमारे दो पैनलिस्ट उनका कहना है कि इसके साथ साथ जो बड़ी चिंता ये है कि स्थानीय लेवल पर अब रिक्रूटमेंट चल रहा है, अनऑफिशियल नहीं है लेकिन अनाधिकारिक तौर पर इस तरह की बातें और जो आंकड़े आ रहे हैं वो ज्यादा चिंता की वजह हैं। देखिए, जब मैं 10 साल में रहा हूं, मैंने ऑपरेट किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। जब हम लोग वहां पे थे, मैं बात कर रहा हूं अब सन 1998, 2000 की दशक की और उसके पहले की, तब 3500 टेररिस्ट थे वहां पे। जितने हम मारते थे उतने सीमा से पार आ जाते थे। 60% सीमा के पार थे, 40% लोकल रिक्रूटमेंट थी। अब जो है मार मार के हमने जो है वो कम से कम 200-250 पे ले आए हैं। क्या ये इम्प्रूवमेंट नहीं है? लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि साहब हथियार डाल दीजिए इनके सामने, कश्मीर को टोकरे में डाल के पाकिस्तान को दे दीजिए तभी शांति होगी। हथियार क्यों नहीं डाल रहे आप? ये क्या मतलब है? मुझे तो समझ नहीं आता इस प्रकार की मनोबल तोड़ने वाली बातों का क्या तुक क्या है।
आप समझते हैं हमने पाकिस्तान से शांति के प्रयास नहीं किए? अभी इन लोगों ने ही गिनाए हैं कितनी बार वाजपेयी जी ने प्रयास किए। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने तो कोई 4-5 बार तो वो चक्कर लगा चुके हैं पाकिस्तान के। हुआ क्या है? पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती आपसे बातचीत, क्योंकि उसका फायदा है जब तक दोनों देशों के बीच में तनाव बना रहे। वो लड़ने पे आमादा है। आप कब तक उसके सामने घुटने टेकते रहेंगे? और आप समझते हैं कि आप आज कश्मीर दे दें, कल आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? वो 50 और बहाने चुन के आपसे लड़ाई करते रहेंगे। तो ये सब कहना कि साहब ये फौज का कोई फायदा नहीं, फौज बेकार है, ये सब बेकार है, सब काम जो कर रहे हैं हमारी ये खुफिया एजेंसियां ही कर रही, ये बहुत गलत तरीका है ये इस चीज को लेने का। इतने 10,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं सेना के ही जी, किस लिए? कि कश्मीर पर हमारा परचम फैलाता रहे। कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। आप इसमें कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं? डायलॉग आपने जिससे करनी है करिए। क्या आप हुर्रियत से डायलॉग करना चाहते हैं? हुर्रियत के खिलाफ एनआईए ने सबूत पे सबूत दिखाए हैं कि ये जो है सारा जो ढकोसला है जम्मू कश्मीर का, ये हुर्रियत वाले कर रहे हैं। वो लोग पाकिस्तान से पैसे खा रहे हैं, हवाला के पैसे खा रहे हैं, क्रॉस एलओसी ट्रेड के पैसे खा के पत्थरबाजों को पैसे दे रहे हैं, स्कूल चलाने वालों को पैसे दे रहे हैं, हर टूरिस्ट सीजन में गफलत करके लोगों के पेट पे लात मारने के लिए ये उपद्रवियों को पैसे दे रहे हैं। आप इनको जेल के पीछे डालिए, शांति आएगी। हमने इनको पाल के क्यों रखा है? मैं जो आपने कहा जी नुमाइंदे हैं अंसारी साहब से इनको कश्मीर का जी, अंसारी साहब जो वो भी दो वैलिड पॉइंट हैं कि बातचीत किससे करेंगे? वो जहां पर लोग जिन पर सीधे सीधे जो तथ्य सामने आ रहे हैं, पैसा लेकर वहां पर लोगों को भड़काना, हथियार मुहैया कराना या उनको सपोर्ट देना, उसको हमें खत्म करने की जरूरत है या फिर उनसे बातचीत की तरफ बढ़ने की जरूरत है? और उससे मिलेगा क्या? नहीं, देखिए ये बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया है और इसके जो डायमेंशंस है वो इस तरह से हम देखते हैं, जैसा कि सिंह साहब ने इसकी तरफ इशारा किया कि एक तो इंडिया पाकिस्तान जो रिलेशन है उसको हमें अलग से देखना है। दूसरी बात ये कि हम दुनिया के एक बड़े लोकतंत्र में से हैं और हमारा न्यू दिल्ली और श्रीनगर यानी कश्मीर का 370 के तहत जो है हमारा जुड़ाव है। हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उनको एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जा चुकी है। तो कहने का मतलब ये कि उस रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह की कोई कमी आती है, मोटाव आता है, वो हमें देखना है। अच्छा, दूसरा ये कि ये कहना कि वो आज़ादी को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ग्रेटर ऑटोनॉमी तो 370 के तहत ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन उसका इरोजन हुआ है, उसको लोग बरकरार रखने के लिए बात करते हैं। और इसका जिक्र जो है वो हमारे पीडीपी और बीजेपी जो अलायंस है उसमें भी इसका जिक्र है। बख्शी साहब कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा और समझना चाहूँगा आपसे। जब सीमा पर सख्ती हुई, जो फिलहाल आंकड़े कहते हैं, सिंह साहब शायद इसकी तस्दीक करेंगे कि सीमा पर सख्ती के चलते ही अब जो घुसपैठ है वो रुकी है या कमज़ोर पड़ गई है, जिसके चलते जो आतंकवादी संगठन है उनके लिए अब सिर्फ इकलौता ऑप्शन ये बचता है कि वो स्थानीय लेवल पर युवाओं को गुमराह करें, रिक्रूट करें, जिसके चलते शायद जो बड़ी संख्या है वो उसकी तरफ है। हमें उसको एक चैलेंज के तौर पर देखना चाहिए। वहाँ पर बातचीत या फिर दूसरे नेगोशिएशंस या दूसरे प्रयासों की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए जैसा बख्शी साहब जो कह रहे थे, जाहिर है कि वो चूँकि वहाँ पे काम किया है, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि 60% बाहर से आते थे, 40% हमारे अब इंटरनल हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि 90% या उससे ज़्यादा जो है वो हमारे ये इंटरनल हैं, ये यहाँ से अपराइजिंग हो रही है। और उसका मैं जो एक सीधे जो सवाल जोड़ता हूँ दो चीज़ों से, एक तो ये कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस वगैरह की बातें होती हैं वो कभी नहीं हुई। आपको याद होगा 2011 में जब लोकल बॉडीज़ की जब इलेक्शंस हुए, पंचायत का जब इलेक्शन हुआ जो 30 साल बाद हुआ, तो उसमें 80 to 85% लोगों का पार्टिसिपेशन था। इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुई। अभी जो हमारे एमपी साहब जो वहाँ से चुन कर आए हैं वो 7% वोट्स पे आए हैं। तो ये डेमोक्रेसी की ये वहाँ पे हालत है। दूसरी ये कि वहाँ पे कर्फ्यू या हड़ताल की वजह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो तबाह हुए हैं और वहाँ पे बिजनेस और इंडस्ट्री जो तबाह हुई है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंटली वगैरह नहीं है। और अगर हम कल परसों की जो ये ताज़ा जो घटना घटी है, अब आप देखें तो इसमें ये कहा यह जा रहा है कि 20 लोग तो खैर जो जाने गई हैं उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और लोकल लोगों की और काफ़ी लोगों को घायल भी हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वहाँ के जो इंडस्ट्री और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ पे धरने पे आ गए और उन्होंने जुलूस निकाले हैं। क्या मतलब ये कि जो लोकल पॉपुलेशन बेस है,
somehow or other वो इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ये हमें देखने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम एक लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं, और ये कभी वो नहीं कहते कि हम हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं। वो सिर्फ जो 370 का जो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और उसी के तहत ये रिलेशनशिप को मजबूती से पकड़े रहना चाहते हैं। सिंह साहब, क्योंकि आंकड़े ये पिछले 2 साल में, जैसे कि आपने कहा और सभी इसको समझेंगे आंकड़ों के नज़रिए से, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है और इंटेलिजेंस गैदरिंग, कह रहे हैं कि ये 2 बड़े टूल रहे हैं जिसके चलते ऑपरेशंस में सफलता का जो रेशियो, हिटिंग रेशियो है, उसमें करीब 300% की उछाल है, यानी कि बहुत ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन आ रही हैं और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। इसके साथ साथ और क्या स्टेप हैं आपको लगता है जो कि लेने की ज़रूरत है, जिसके चलते इस जो पॉलिसी है इसको थोड़ा सा और मैं कहूँ कि धारदार किया जा सकता है? नहीं, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहूँगा, जो बख्शी साहब ने भी कहा कि मैंने शुरू में कहा कि जितने सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आर्मी, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस, आईबी, बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा काम किया है और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उनको जितना कॉम्प्लीमेंट करें हम कम है। लेकिन फिर जो मैंने कहा कि स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी होनी चाहिए, अब उसमें जो है ये तो अब ठीक काम हो रहा है, बट आप एक कॉमन कश्मीरी से बात करें जाके वहाँ पर, कश्मीर, अभी कश्मीरी यूथ जो है बड़ा एस्पिरेशनल यूथ है, वो भी ज़िंदगी में अच्छी पढ़ाई अच्छा करना चाहते हैं, का एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उनसे मैं बात करता हूँ, कहते हैं एक चीज़ कि देखिए, लड़ाई तो आपकी और पाकिस्तान की, इंडिया और पाकिस्तान की है। बीच में 30 साल से हम लोग घुन की तरह पीस रहे हैं। हमारे पास ना तो कोई मतलब दुकानें बंद रहती हैं, बराबर बैरिकेड लगा रहा होता है, हर तरह की इंटरनेट बंद हो जाता है। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हमको उससे आज़ादी दीजिए। वी ऑल्सो वॉन्ट टू लिव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम लाइक पीपल इन दिल्ली, यंग बॉयज एंड दिल्ली एंड मुंबई लिव। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो उनका कहना है कि आप आपस में तय कीजिए, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, हम मर रहे हैं, आप क्यों नहीं इसको आपस में तय करते हैं? इसका हमारे पास क्या जवाब है, मैं जानना चाहता हूँ, अगर उनका क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो दिल्ली में यहाँ बैठ के हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, वो तो पूछ रहा है, उसके बाद उनका एक कहना है। लेकिन जी जी बख्शी साहब, एक चीज़ जो सिंह साहब ने कही मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि सुरक्षा बलों के सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको हथियारबंद लोगों से लड़ना भी है और उन स्थानीय कुछ लोगों के समर्थन जो कि विरोध करते हैं ऐसी कार्रवाई के, उनसे भी निपटना है। इस चैलेंज के बीच हमें समझना होगा वास्तविकता में कि वहां पर चैलेंज कितना बड़ा है जब उससे दूर से देख रहे हैं। देखिए, चंद एक चीजें, मैं भी जम्मू की पैदाइश हूं और मेरा तकरीबन सारा फौजी जीवन इसी क्षेत्र में गुजरा है। मैंने भी लोगों से बहुत तफसील में बातचीत करी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि लद्दाख में कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ के लोग बौद्ध हैं, कारगिल के लोग शिया हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके जम्मू, डोडा, उधमपुर इत्यादि ज़्यादातर अधिकांश हिंदू है, कोई पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। प्रॉब्लम रह जाती है केवल घाटी की, जो 7% लैंड एरिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है साहब? आप समझते हैं बाकी भारतवर्ष में गरीबी नहीं? बिहार इत्यादि में तो इससे कहीं ज़्यादा, झारखंड में इससे कहीं ज़्यादा गरीबी जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में तो इतना जो है सेंट्रल फंड्स दिए गए हैं। तो ये जो वहाँ प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं 2 टूक शब्दों में साफ कहूँ कि जो घाटी थी उसको, उसका जो सूफी सिंक्रेटिक कल्चर था उसे डिस्ट्रॉय किया गया सिस्टमैटिकली। 30 साल लगे हैं, उसको वहाबाइज किया गया है, रेडिकलाइज किया गया है। 4.5 लाख कश्मीरी पंडित उठा के बाहर फेंके गए हैं। रॉयट का माहौल पैदा किया गया है, धार्मिक उन्माद का माहौल पैदा किया गया है, कम्युनल एटमॉस्फेयर पैदा किया है, पॉइजन किया गया है। उसके चलते हम ये सब देख रहे हैं। देखिए, जब मैं था जम्मू कश्मीर में, भारतीय सेना ने 80,000 से ज्यादा कलाशनिकोव राइफल्स पकड़ी थी। इनसे तो 3 कोर खड़े हो सकते हैं सेना के। तो ये साहब, पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह से गफलतबाजी की है, बहुत बुरी तरह से हस्तक्षेप किया है, बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। प्रॉब्लम यह है कि आपको पाकिस्तान को आड़े हाथ लेना होगा। हम केवल लड़े हैं रक्षात्मक लड़ाई, सीमा के अपनी तरफ, डिफेंसिव, रिएक्टिव, कन्फाइंड टू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट। जब तक, अनलेस एंड अनटिल यू रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर, वो क्यों बंद करेगा? वो तो बड़े सस्ते में आपको नचा रहा है। और आपका ये कहना कि साहब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अरे साहब, जहां 3.5
4000 टेररिस्ट होते थे स्टेट में, आज वहां 250 टेररिस्ट हैं। पार से आ नहीं पा रहे क्योंकि सेना बड़ी मुस्तैदी से लगी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंस है, इसलिए वो लोकल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। 200 को आप बढ़ा चढ़ा के बोलें तो बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। हमारे जमाने में 3,500-4 हजार थे साहब। हम जानते हैं ना, हमने कितनी मेहनत करके इसको इस तक लाए हैं। अब आपको जो आखिरी है, यू हैव टू स्टैंड फर्म। क्या आप इससे ज्यादा ऑटोनॉमी जम्मू कश्मीर को दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। और मेरे हिसाब से तो जो ऑटोनॉमी दी गई है वो भी गलत है और ज्यादा है। उसको भी रोल बैक करना चाहिए, एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे बनाना चाहिए। प्रॉब्लम केवल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। आप विल दिखाइए, आप विल पावर नहीं दिखा रहे हैं। आप बोल रहे हैं बस थोड़ा सा धक्का और दो, हम घुटने टेक देंगे। हाँ साहब, हम कैरेट देंगे, कैरेट ही भरी है हमारे पास थोक में। बख्शी जी, तो एक जो पॉइंट है जो कि चिंता का है, शायद आप भी उसे मानेंगे, इस बिल्कुल सही आपने कहा कि 4000 की संख्या थी जो 200 पर आ गई है। स्थानीय सपोर्ट जो बड़े पैमाने पर दिखता था वो भी कुछ इलाकों तक सिमट गया है, लेकिन जिस तरीके से ये सिमटा है उसको खत्म करने के लेवल तक लाने के लिए आपको लगता है कि कुछ दूसरे ऐसे बड़े मेजर स्टेप्स लेने की जरूरत है सरकारों की ओर से या स्थानीय संस्थाओं की ओर से या फिर जो वहां पर पढ़ा लिखा समाज है उसकी ओर से? देखिए, क्या ये स्टेप लिए नहीं गए? देखिए, क्या सरकार ने शर्मा साहब को इंटरलोक्यूटर नहीं अपॉइंट किया? हर किसी से बातचीत करने को नहीं कहा? इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं बताइए? आपने पीडीपी के साथ संधि करके आपने बनाया है, 2 पोलर ऑपोजिट पार्टीज मिलकर सरकार चला रही हैं, पिछले 4 साल से चला रही हैं। जो मैंडेट से इलेक्ट हुई सरकार, आप उससे है, आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं हर तबके से। शर्मा साहब भी तो बातचीत कर रहे हैं जी। क्या सरकार ने सब ये सारा ट्राई नहीं किया? उसके बाद भी ये बोलना कि साहब नहीं, हम बातचीत नहीं कर रहे। साहब किससे बातचीत करें? हुर्रियत से बात करें। हुर्रियत के तो बिल्कुल देशद्रोही तत्व है। एनआईए ने 13,000 पेज की चार्जशीट फाइल करी है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के बदलाए, क्योंकि रॉबिन राफेल अमेरिका की बोल गई कि ये है साहब असली रिप्रेजेंटेटिव कश्मीरियों के। किस कोने से कौन सी इलेक्शन जीती है इन्होंने, सिवाय गफलत और गदर जो वो फैला रहे हैं। देखिए, जब वो जो सैनिक लड़ाई हार गए तो उन्होंने इंतिफादा टाइप सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है। पत्थरबाजी जैसे फिलिस्तीनी करते थे, उस किस्म की इंतिफादा टाइप इन्होंने जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश करी है। यू हैव टू स्टैंड फर्म। 1 मिनट सुन लीजिए। सिरसा हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा वाले रॉयट करते हैं, पुलिस फायर खोलती है, एक दिन में 36 नागरिक भारत के मारे जाते हैं जो कि गलत काम कर रहे थे। क्या कोई बवाल खड़ा होता है ह्यूमन राइट्स का? क्या पुलिस के खिलाफ केस फायर होते हैं? जी नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर हम इसी प्रकार, क्या व्हाई इज द रूल ऑफ लॉ नॉट द सेम इन हरियाणा एंड इन जम्मू एंड कश्मीर? ओके सर, वैलिड पॉइंट। अगर यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, क्या आप जानते हैं और देशों में पत्थरबाजी के लिए 5 से 15 साल की सजा मिलती है? वैलिड पॉइंट सर। मैं सिंह साहब, जो जीडी बख्शी साहब हैं, और जो इस एक बड़ी चिंता ये भी है कि जिन लोगों या जिन आतंकियों के खिलाफ सेना वहां पर मोर्चा लिए हुए वो हथियारबंद है, उनके सपोर्ट में अगर लोग आ रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता है। आपकी भी चिंता है और बख्शी साहब की चिंता है। लेकिन जो बख्शी साहब कह रहे हैं वो भी एक वैलिड पॉइंट है कि सरकार बातचीत कर रही है, लेकिन बातचीत किससे करे? उन लोगों से जो कि जिनके खिलाफ सबूत हैं कि उनको भड़का रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं कि पाकिस्तान से पैसे लेकर आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, उनको उकसाने का काम करते हैं। तो ऐसे में जो पॉलिसी है, इसको और कितना 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है? नहीं, जो बख्शी साहब ने कहा कि हम बात किससे करें, हुर्रियत से करें क्या? मैंने कभी नहीं कहा हुर्रियत से बात करें। बात किससे करना है, इसके लिए तो आपने दिनेश्वर शर्मा को बना दिया है जो कि कश्मीरियों से बात करेंगे। बट अगर हम शिमला एग्रीमेंट पर जाएं, जो हमारा यूएन में भी स्टैंड है कि कश्मीर इज ए बायलैटरल इशू विच विल सॉल्व बिटवीन द 2 कंट्रीज, ये हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट है। तो हमको हर फ्रंट पर देखना पड़ेगा। आर्मी अपना काम कर रही है, दिनेश्वर शर्मा लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा पड़ोसी एक बहुत गैर जिम्मेदाराना आदमी है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, अगर हमारे घर का जो पड़ोसी है गैर जिम्मेदाराना आदमी है, हमारा 2 ही है कि चाहे जैसे भी हो उससे दोस्ती बना के रखें, क्योंकि घर जलाने के लिए एक चिंगारी काफ़ी है, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा उसके लिए कोई एटम बम गिराए। उसी तरह ये बात ठीक है कि 4000 से मिलिटेंट 250 पर हो गए हैं, बट उससे अगर हम सोचें कि अब 0 पर लेवल पर हो जाएगा, वो हमारे लिए बड़ा ऑप्टिमिज्म वाला बात होगा। तो मेरा कहना है कि जो हमारा बायलैटरल कमिटमेंट है शिमला एग्रीमेंट में, थोड़ी सी इंटरनेशनली भी फॉर सेटिस्फाइंग द कश्मीरी पीपल ऑल्सो, फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड ऑफ दिनेश्वर शर्मा ऑल्सो
एक ओवरचर होना जरूरी है कि जैसे वाजपेयी साहब ने किया और उसका नतीजा हुआ, सीज फायर हुआ 2003। लेकिन जिस तरीके से सरकार पहले जो भी हथियार लेकर सामने आ रहा है, अगर वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है तो उसका जवाब फिर कैसे दिया जाएगा? नहीं, हम तो पाकिस्तान के, हम तो जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। और पाकिस्तान कई बार कहता है, अभी इंटरनेशनली पाकिस्तान कहना शुरू किया है, हम तो बात करने को तैयार हैं, इंडिया बात करने को तैयार नहीं है। हाउ डू यू रिप्लाई दैट? तो एक एटलीस्ट ओवरचर होना जरूरी है कि नहीं, इंडिया ही बात करना चाह रही है, हम भी बात करने को तैयार हैं। दैट विल सेंड ए गुड मैसेज in Kashmir, that will strengthen the hand of Dineshwar Sharma, that will also be a comprehensive policy to take the good work done by the security forces forward. चलिए सर, वक्त खत्म हो रहा है, माफ़ी चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादियों के मंसूबे हैं और उनको नाकाम करने के लिए फिलहाल सेना और सुरक्षा बलों के जवान जिस रणनीति को अख्तियार किए हुए हैं, उसके नतीजे हमारे सामने हैं। इसको और आगे कैसे ले जाया जाएगा और वापस कश्मीर में शांति कैसे लौटेगी, इसकी तरफ और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।